वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीपीएससी पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए डेमो 9 जो कि बिजनेस स्टडीज का है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साझेदारी का मुख्य नुकसान कौन सा है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए जनरल पार्टनरशिप इज। ऑप्शन देखिए, भागीदारों की असीमित देयता, बी भागीदारों के बीच असहमति, सी साझा प्रबंधन, डी समाप्ति की कठिनाई, ई भागीदारों की सीमित देयता। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, डिसएग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स, सी शेयर्ड मैनेजमेंट, डी डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन, ई लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो मेन डिसएडवांटेज कहा गया है। अब डिसएडवांटेज देखेंगे तो डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी एक तो है, दूसरा क्या है? डिसएग्रीमेंट एमंग द पार्टनर। तो डिसएग्रीमेंट पार्टनर ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यहाँ डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि जो कि एक तरह से पार्टनर्स को बाध्यता करता है किस बात के लिए कि उनको कहीं ना कहीं से वो एक चीज नुकसान में देती है ना। अब बाकी चीजें आप देख रहे हैं जैसे शेयर्ड मैनेजमेंट है, डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन, समाप्ति करना, ये सब कोई तरह का डिसएडवांटेज नहीं। जो डिसएडवांटेज दिख रही है वो है ए, भागीदारों की असीमित देयता। या अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि जब तक कि पार्टनर सॉल्वेंट हैं और क्रेडिटर्स को पे करना है तो उनको भले ही जरूरत पड़ेगी तो अपनी खुद की अपनी प्राइवेट एसेट से ला करके उन्हें पे करना पड़े, लेकिन उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्यवसाय स्वामित्व का सबसे सरल रूप कौन सा है? आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्यवसाय स्वामित्व का सबसे सरल कौन सा प्रारूप है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज ए। ऑप्शन देखिए, ए स्वामित्व प्रोप्राइटरशिप, बी साझेदारी पार्टनरशिप, सी निगम कारपोरेशन, डी सहकारी कोऑपरेटिव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये चारों प्रारूप है। एक तो स्वामित्व का मतलब ये होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं कि एक ही अकेला व्यापारी है और वही स्वामी होता है। दूसरा साझेदारी जिसमें कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के और मैक्सिमम कितने 50 लोग मिलकर के व्यापार करते हैं। और तीसरा कारपोरेशन से कंपनीज के लिए कहा गया है, हालांकि कंपनी और कारपोरेशन में थोड़ा डिफरेंस है ना। और डी है सहकारी जो कि कोऑपरेटिव है, जिसमें कि अपनी इच्छा से लोग ज्वाइंट होते हैं अपनी एक सबका जो कॉमन इंटरेस्ट होता है उसको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, स्वामित्व प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सहकारी समाज में कौन सा सिद्धांत का पालन किया था? इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। ऑप्शन देखिए, एक आदमी कई वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट्स, एक आदमी 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, एक शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट, और डी है कोई वोट नहीं, कोई वोट नो वोट, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक आदमी का एक ही वोट होता है। सहकारी मतलब सोसाइटी में, सहकारी सोसाइटी में क्या है कि एक आदमी का एक ही वोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एकमात्र स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप का लाभ नहीं है? विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, आप अपने स्वयं के मालिक, एक लाभ, यू आर योर ओन बॉस, बी आप सभी लाभ रखते हैं, यू कीप ऑल द प्रॉफिट, सी आपके पास अधिकतम गोपनीयता, यू हैव मैक्सिमम प्राइवेसी, डी अपना व्यवसाय स्थापित करना और संचालित करना सरल है, एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग योर बिजनेस इज सिंपल, ई बाद में अपने कानूनी ढांचे को बदलना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एडवांटेज नहीं है वो क्या है? बाद में अपने कानूनी ढांचे को बदलना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर, और ये एक एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसान नहीं? विच इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए प्राइवेट, इनमें से कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नुकसान नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए जटिल खाते, कॉम्प्लेक्स अकाउंट, और बी साझा स्वामित्व शेयर्ड ओनरशिप, सी लचीलेपन की कमी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डी व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व पर्सनल फाइनेंशियल लायबिलिटी, ई पूंजी जुटाने में आसानी, ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी सब डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि जटिल खाते प्रिपेयर करना, साझा स्वामित्व है
और लचीलेपन की कमी भी यहाँ पर, व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व भी है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें तो इसके डिसएडवांटेज है, लेकिन ये जो ई पॉइंट है पूंजी जुटाने में आसानी, ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी का नुकसान नहीं है, तो ऑप्शन है ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है इन केस ऑफ, और फिल इन द ब्लैंक्स, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी? ऑप्शन देखिए, ए एकमात्र स्वामित्व, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, बी साझेदारी पार्टनरशिप, सी कंपनी, डी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इनमें से कोई नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए जरूरी क्या होता है, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वो व्यक्ति है जो व्यवसाय के लिए कुछ पूंजी प्रदान करता है लेकिन व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय भाग नहीं लेता है। ए है निष्क्रिय साथी, बी सोते हुए साथी, सी नाम मात्र का साथी, डी गुप्त साथी, ई सक्रिय साथी। ए इज ए पर्सन हु प्रोवाइड्स सम ऑफ द कैपिटल फॉर ए बिजनेस। कहते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कैपिटल तो प्रोवाइड करता है ना, कैपिटल प्रोवाइड करता, बट हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट। तो साझेदारी संस्था के अंदर देखते हैं ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, और पूछा गया है कि एक ऐसा साझेदार जो कि कैपिटल तो प्रोवाइड करता है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, ऐसे साझेदार को क्या कहा जाएगा? तो देख सकते हैं इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर क्या है कि जो कि बिजनेस में पार्टिसिपेट तो करता है और कैपिटल भी दे रखा होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं रहता, सारी चीजों में नहीं पार्टिसिपेट। और स्लीपिंग पार्टनर जो होता है, स्लीपिंग सोते हुए साथी जो कि लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल तो देता है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता। नाम मात्र का साथी, ऐसा पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर उसे कहा जाता है जिसने ना तो कैपिटल दिया होता है और ना ही वो प्रॉफिट शेयर करता है, पर फिर भी एक तरह से उसको एज ए पार्टनर जाना जाता है। और डी है गुप्त साथी, ऐसे पार्टनर जिन्होंने कैपिटल भी दे रखा हो, प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं और इनका नाम कहीं पर नहीं होता, ये सेक्रेट होते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ कहा गया है कि जिसने कैपिटल तो दे रखा लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं बी स्लीपिंग पार्टनर, सोते हुए साथी, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्सेज आर द टैक्सेज which is the payment of which is compulsory and the burden of which cannot be shifted to other। तो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, और वो कौन सा? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेज वो टैक्सेज होते हैं जिनका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? जिसका बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भागीदार जो साझेदारी फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब देखिए कि एक साझेदार जो कि फर्म को कहता है कि हमारे नाम का आप यूज कर सकते हो लेकिन किसी भी पूंजी का योगदान नहीं करता है या व्यवसाय के प्रबंधन और मामलों में भाग नहीं लेता, तो वो नाम तो अपना देता है, ना तो कैपिटल देता है और ना ही किसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसका पार्टिसिपेशन या प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल ही नहीं होता है। ए पार्टनर हु अलाउज द पार्टनरशिप फर्म टू यूज हिज हर नेम बट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन देखिए, निष्क्रिय साथी, इनएक्टिव पार्टनर, बी सोते हुए साथी, स्लीपिंग पार्टनर, सी नाम मात्र का साथी, नॉमिनल पार्टनर, डी गुप्त साथी, सीक्रेट पार्टनर, ई सक्रिय साथी, एक्टिव पार्टनर। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा सी, दैट इज नाम मात्र का साथी, नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भागीदार एक निवेशित व्यक्ति जो साझेदारी के दैनिक संचालन में शामिल है। ए पार्टनर इज एन इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। डेली उसने पार्टिसिपेट कर रखा है, एक तो वो पार्टनर है जिसने की कैपिटल भी दे रखा हो, पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, ऐसे साझेदार को क्या कहेंगे? ए निष्क्रिय साथी, इनएक्टिव पार्टनर, बी सोते हुए साथी, स्लीपिंग पार्टनर, सी नाम मात्र का साथी, नॉमिनल पार्टनर, डी गुप्त साथी, सीक्रेट पार्टनर, ई सक्रिय साथी, एक्टिव पार्टनर। तो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जाहिर सी बात है कि वो सक्रिय साझेदार है, और इस तरह से सक्रिय साझेदार एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष में की गई थी। ये जो IRDA एक्ट कहा जाता है, इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट
जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है, ऑप्शन देखिए 2000, बी 1999, सी 1996, डी 1990, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 1999। और इसका जो ये IRDA एक्ट है ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, फिर वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, मैरीन इंश्योरेंस हो, इन सबको जो रेगुलेट करने का काम जिसके पास में है, जिसकी अथॉरिटी है, वो है IRDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मेंबरशिप के हिसाब से पूछा कि कितने शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। तो देखिए ए न्यूनतम 5 शेयर धारक, बी न्यूनतम 7 शेयर धारक, सी न्यूनतम 10 शेयर धारक, डी न्यूनतम 6 शेयर धारक, ई न्यूनतम 8 शेयर धारक। देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, इससे कम नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी शुड हैव। तो प्राइवेट कंपनी की बात कही, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो, 200। तो देखिए मिनिमम की संख्या कितनी है, मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 200 है। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा गया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर गैर प्रतिदेय नॉन रिडीमेबल, बी प्रतिदेय रिडीमेबल, सी गैर हस्तांतरित नॉन ट्रांसफरेबल, डी हस्तांतरित ट्रांसफरेबल, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसके अगर फीचर की बात करें तो इक्विटी शेयर का फीचर है कि इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल होता है, दैट इज हस्तांतरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आमतौर पर साधारण शेयर के रूप में जाना जाता है, एक आंशिक स्वामित्व है जहां प्रत्येक सदस्य एक आंशिक मालिक है और एक व्यापारिक चिंता से संबंधित अधिकतम उद्यमशीलता दायित्व की शुरुआत करता है। नॉर्मली यहाँ पर ब्लैंक है, नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स इज अ पार्ट ओनरशिप वेयर ईच मेंबर इज अ फ्रैक्शनल ओनर। यहाँ पर हर एक मेंबर जो है ये ओनर, फ्रैक्शनल ओनर होता है, एंड इनिशिएट्स द मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरियल लायबिलिटी रिलेटेड टू ए ट्रेडिंग कंसर्न। ऑप्शन देखिए, संचयी पसंदीदा शेयर, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, बी पसंदीदा शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, सी है इक्विटी शेयर, डी बोनस शेयर, और ई है विश्वसनीय पसंदीदा शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफर्ड शेयर। ठीक है, तो ये जो आंसर हैं इनमें एक एक करके हम समझते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि कौन से शेयर किस तरह के होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके आंसर पे हम बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहले लिखा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर, पहले तो शेयर 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है, समता और ये पूर्वाधिकार अंश। जो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर क्या होता है, इस पर ना तो जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है और इसका रिडेम्पशन भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के कई टाइप्स होते हैं, इनका रिडीमेबल यानी कि इनका जो रिडेम्पशन है वो भी फिक्स होता है और इसके साथ साथ में इसका डिविडेंड भी फिक्स होता है। तो देखिए पहला कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कहा जाता है कि कंपनी ने आपको अगर जिस साल डिविडेंड देना था अगर उस साल नहीं दे पाई किसी कारणवश, तो दूसरे साल में संचयी मतलब कि कुमुलेट करके ये दे देगी, इसको बोलते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक्युमुलेट करके देगी। दूसरा प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ तो ये नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी शेयर, समता शेयर। बोनस शेयर क्या होता है जान लीजिए, जब कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी अपने जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसको कैपिटलाइज कर देती है, उसका पूंजीकरण करती है, तो कैपिटलाइज करके जो शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं बोनस शेयर। ऐसे शेयर्स को क्या बोलते हैं, बोनस अंश बोलते हैं, बोनस शेयर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज इक्विटी शेयर्स, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयरों में निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज ए लाभदायक प्रॉफिटेबल है, बी कम से कम जोखिम वाला लीस्ट रिस्की है, सी सबसे अधिक जोखिम वाला मोस्ट रिस्की, डी गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक जोखिम वाला कौन सा शेयर होता है, ये मोस्ट रिस्की है, इक्विटी शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर वारंट किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए शेयर वारंट यहाँ पूछा गया, 2 चीजें होती हैं, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट। पहले क्या होता है, जब शेयर्स डीमैट फॉर्म में नहीं दिए जाते थे तो उनके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था शेयर होल्डर्स को कि आप इस शेयर के होल्डर हैं, ठीक है, ये एक प्रमाण पत्र होता था। दूसरी बात यह है कि शेयर वारंट कंपनियां क्या करती हैं,
कंपनियां फंड्स को रेज करने के लिए ये ऑप्शन अपनाती हैं। शेयर वारंट क्या होता है, पहले से ही शेयर होल्डर्स को आप कह सकते हैं कि एक तरह से वारंट जारी करना कि एक टाइम पीरियड के अंदर में जा करके आप प्री डिटरमाइंड, प्री फिक्स या कोई स्पेसिफाइड रेट से आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। मगर याद रहे एक टाइम पीरियड है फिक्स, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड, तो उनको बोलते हैं शेयर वारंट। ठीक है, तो शेयर वारंट के बारे में आपने जान लिया। जब शेयर वारंट जिसके पास होता है और वो शेयर परचेज कर लेते हैं तो फिर उन्हीं शेयर वारंट होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाता है। अब ऑप्शन में ए एनजीओ, बी सहकारी समिति, सी एचयूएफ, डी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और ई निजी कंपनी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर वारंट इशू करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्पकालिक वित्त शॉर्ट टर्म फाइनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरली आप कह सकते हो 1 साल के लिए जो फाइनेंस किया जाता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है 5 साल से ऊपर के लिए है। अब 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए तो मीडियम टर्म फाइनेंस है। तो ए देखिए ऋण लोन लिखा, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, सी बंधक ऋण है, मॉर्गेज लोन। अच्छा मॉर्गेज लोन क्या होता है, मॉर्गेज लोन का मतलब है कि जब कोई भी लोन लिया जाता है और उसके एवज में, उसके बदले में कोई सिक्योरिटी दी जाती है तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। सपोज करिए बैंक से लोन लिया जा रहा है और उसके लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर गिरवी रखी जाती है तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। डी है बॉन्ड है, बॉन्ड्स क्या होता है, डिबेंचर्स के जैसा ही बॉन्ड्स होता है, बस बॉन्ड्स में कोई प्रीफिक्स रेट नहीं होता इंटरेस्ट का, इस पर इसके रिडेम्पशन पे एक मैच्योरिटी वैल्यू मिलती। जैसे मान लीजिए जब इशू किया गया तो 95 पे इशू किया गया, मैच्योरिटी के वैल्यू पर 100 रुपीज दिया गया, तो ये 5 रुपए ही, आप चाहे इसको इंटरेस्ट समझ लीजिए या प्रॉफिट समझ लीजिए, बॉन्ड्स में ये क्वालिटी होती है। और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबोव। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में जान लीजिए कि ये जिन व्यापारियों का बैंक में करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होल्डर्स को ही ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि एक जितना अमाउंट उनके खाते में होता है उससे ज़्यादा जब जरूरत होती है तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, और इसी को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया, तो वेयर वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया। ए दिल्ली, दिल्ली, बी कलकत्ता, सी बॉम्बे, डी बैंगलोर और ई उपर्युक्त किसी भी शहर में नहीं, नॉट एट एनी ऑफ द अबव सिटीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बॉम्बे। भारत का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था वो बॉम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने सदस्य, हाउ मेनी मेंबर्स डज WTO। तो WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। इसका काम क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो विश्व भर में जो भी व्यापार, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे जो व्यापार होता है तो उसमें आई हुई हर तरह की समस्या का निदान करना, यहाँ पर देखना कि किसी भी तरह से माल प्रैक्टिसेज ना हो, किसी भी तरीके से आपस में कोई विवादित स्थिति, तो उन सबका निपटारा करने के लिए ही इसकी स्थापना हुई। बहरहाल यहाँ पे पूछा गया है कि इनके मेंबर्स कितने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर यहाँ पे 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सदस्य सहकारी समिति से इस्तीफा कैसे दे सकता, हाउ कैन ए मेंबर रिजाइन फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए अपनी पूंजी निकाल करके, विड्रॉइंग हिज कैपिटल, बी अपने हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करके, ट्रांसफरिंग हिज शेयर टू अनदर पर्सन, सी अपने हिस्से को किसी साथी सदस्य को हस्तांतरित करना, ट्रांसफर हिज शेयर्स टू अ फेलो मेंबर, डी अपने सभी शेयर अपने रिश्तेदारों को हस्तांतरित करके, बाय ट्रांसफरिंग ऑल हिज शेयर्स टू हिज रिलेटिव। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देख सकते हैं आप वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो है ए अपनी पूंजी। अपनी पूंजी को निकाल करके, और यहाँ पे नोटिस भी देना होता है 6 महीने पहले से, तो ऐसा करके कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है वो इस्तीफा दे सकता है, रिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं क्या, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ऑप्शन देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम 3 निदेशकों की आवश्यकता हो, डायरेक्टर के बेसिस पे बताए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कि 3 डायरेक्टर होते हैं, बी में कहा गया 2 डायरेक्टर होने चाहिए, सी में 4 डायरेक्टर होने चाहिए, डी में 6 डायरेक्टर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पंजीकरण के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड
टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो लिखा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इसको बोलते हैं। अंकटाड का काम क्या है? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज का जो व्यापार है उसको बनाए रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ही इसका निर्माण हुआ है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और ये एस्टैब्लिश कब किया गया? 1964 में। कब एस्टैब्लिश किया गया? 1964 में। और इसमें जो करंट में मेंबर हैं वो मेंबर कितने हैं? 195 इसमें देश हैं जो कि इसके मेंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका राइट ऑप्शन बी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास होता है। द कर्ता इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। कर्ता की लायबिलिटी कैसे पूछा गया है? तो कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन देख लिए, ऋण के लिए कोई दायित्व नहीं, नो लायबिलिटी फॉर डेब्ट। बी असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सी संयुक्त दायित्व, ज्वाइंट लायबिलिटी। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बी असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी विल बी द राइट आंसर। विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड हैज फाउंडेड ऑन। तो ऑप्शन देखिए, 1 जनवरी 1985, 1 जनवरी 1995, सी 1 जनवरी 1975, डी 1 जनवरी 1982, ई 1 जनवरी 1989। तो ऑप्शन देखिएगा बी विल बी द राइट आंसर, 1 जनवरी 1995। और देखिए, अभी तक अगर आप हमारे साथ बने रहें तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपको ये सेशन हमारा पसंद आ रहे हैं। और इसीलिए आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे देखिए कोर्सेज लगे हुए हैं और आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जिस भी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनसे रिलेटेड कोर्स आप बाई कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने तैयारी करी तो आज उन सबका सिलेक्शन हो गया है, आज वो जॉब में हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे कि सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर करता है। और ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी है आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर होम ऑप्शन नज़र आएगा। होम टैब के बाद बगल में ही बैचेज और बैचेज के बगल में ही स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा। स्टोर पर जा करके आप अपवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि कोर्सेज मौजूद हैं। अब जो भी आपको कोर्स चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और बाय नाउ के ऑप्शन पे जा करके इसे बाय कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट बाइंग आवर कोर्सेज। होपिंग यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।